आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी की धारा 304 बी, जिसको दहेज हत्या डाउरी डेथ कहा जाता है, उस संदर्भ में आरोपी किस प्रकार से बच सकता है अगर वो निर्दोष है। आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने 10 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सज़ा को कम करके 7 साल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 304 बी के मामले में आरोपी को बरी कर दिया। तो ये मामला आपसे चर्चा करूंगा, और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो साथियों, ये जो कहानी है, ये केस का नाम है चरणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से। और इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि इस केस में जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता ने ये आरोप लगाया कि उसकी शादी उन्होंने जब से किया है आरोपी के साथ में, तो आरोपी हमेशा उससे मोटरसाइकिल की डिमांड किया करता था। और उसकी बेटी जब भी अपने मायके आया करती थी तो हमेशा बताया करती थी कि उसके हस्बैंड और उसके सास और उसके जेठ उसको परेशान करते हैं, और ये सब डिमांड करते हैं कि तुम एक अपने पिता से बोलो कि एक मोटरसाइकिल हमें दे। लगभग 1 साल का वक्त ऐसे ही बीता। 1 साल के बाद इन लोगों ने, उनके ससुराल वालों ने उनकी बेटी से एक जमीन की मांग करने लगे। तो इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहा, और इनके पिता का कहना था कि मेरी बेटी को हमेशा दहेज के लिए परेशान किया जाता था। और 23 जून को एक व्यक्ति जो कि उनकी बेटी के ससुराल में ही रहने वाला है, जागीर सिंह करके, वो उनको बताया कि उनकी बेटी की दहेज की वजह से हत्या कर दी गई। उसके बाद अगले दिन वो लोग पहुंचे उनके ससुराल में। वहां उन्होंने देखा, उन्हें जानकारी हुई कि 22 जून को ही उनकी बेटी की सुबह 8 बजे दहेज को लेकर के पहले उसको मारा पीटा गया, उसके बाद उसको उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई, और उनके पहुंचने से पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी कार्यवाही के। ऐसा आरोप था पीड़िता के पिता का। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले में चार्जशीट फाइल की गई। मुकदमा चला ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को इसमें हस्बैंड को सजा सुनाया 304 बी के मामले में 10 साल की, 498 ए इस मामले में 2 साल की सजा सुनाया, और 201 सबूत छिपाने के अगेंस्ट में 2 साल की सजा सुनाया। तो इस प्रकार से तीनों धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई गई। जो उनके सास और जो जेठ थे, उनको भी इसी तरीके से आरोपी से दंडित किया गया। उसके बाद इन लोगों ने उसको अपील किया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में अपील की गई तो हाई कोर्ट ने आरोपी जो कि हस्बैंड की सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया, और बाकी 2 लोग और थे जो सास और जो जेठ थे, उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके बाद आरोपी अभी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से आपसे मैं जिस मामले की चर्चा कर रहा हूं, तो ये आरोपी का जो मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये डिसाइड हो रहा था, तो उस समय का जो सारा घटनाक्रम है वो आपसे मैं उस संदर्भ में चर्चा करूंगा। तो जो आरोपी है, जो हस्बैंड की कुछ जो दलीलें थी, वो सबसे पहले आप समझिएगा कि 304 हस्बैंड का ये कहना था कि 304 बी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो इस मामले में मैच नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? उनका कहना इसलिए था क्योंकि 304 बी के मामले में जो कंडीशन बताई गई है कि पहला तो ये है कि शादी के 7 साल के अंदर डेथ होनी चाहिए, वो ठीक है, वो फुलफिल हो रही है। अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, वो फुलफिल हो रही है। लेकिन 304 बी में एक कंडीशन ये भी है कि उसकी डेथ के तत्काल पहले दहेज की मांग को साबित किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि जो ससुराल पक्ष है, उन्होंने जो उसकी हत्या किया है या फिर उसकी जो डेथ हुई है, तो वो दहेज की वजह से हुई है। तो उससे दहेज की मांग की जा रही है, उसकी डेथ हुई है। तो ऐसा इनकी दलील थी। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि इस मामले में सफिशिएंट मटेरियल है आरोपी को दंडित करने के लिए, आरोपी को दोषी साबित करने के लिए। और इसके अलावा केस के फैक्ट ऐसे हैं कि ये लोग लगातार ये दहेज की मांग किया करते थे। इसके अलावा इन लोगों ने जो
पीड़िता है, पीड़िता की डेथ के तत्काल बाद इन लोगों ने पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया, जबकि उसका कोई मेडिकल नहीं कराया, ना तो उसका कोई पोस्टमार्टम कराया। और तत्काल पहले दाह संस्कार करने की वजह यही थी कि ये इस घटना को छुपाना चाहते थे। ये वजह है कि इन्होंने जब पीड़िता के माता पिता के आने से पहले ही इन्होंने दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा आरोप था प्रोसिक्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब इस मामले को देखा गया, जब इस मामले में जजमेंट लिखा गया, तो सबसे पहले तो ये जिक्र किया गया कि ये बात सही है कि ये जो पीड़िता है उसकी जो डेथ हुई है वो शादी के 2 साल के अंदर हुई है। दूसरा फैक्ट है, ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि जो अंतिम संस्कार हुआ है वो 23 जून को हुआ है, पीड़िता की डेथ 22 जून को हुई है, और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो 24 जून को कराई गई है। तो इस प्रकार से ये एडमिटेड फैक्ट है। हाँ, इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने जब गवाहों के बयान देखे, तो गवाहों के बयान में जब ये देखा तो ये स्पष्ट हुआ कि वास्तव में गवाहों के बयान में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो डेथ हुई है, डेथ के तत्काल पहले दहेज की मांग की जा रही थी। हाँ, शादी के 1 साल तक दहेज की मांग की गई, उसके बाद दहेज की मांग की गई, लेकिन ऐसा किसी ने भी बयान में नहीं बोला कि उसकी मृत्यु के तत्काल पहले दहेज की मांग की गई थी और उस दहेज की मांग को लेकर के उसको हैरेस किया गया और उसकी हत्या की गई या फिर उसकी डेथ हुई, अननेचुरल डेथ हुई। ऐसा किसी के गवाहों के बयान से नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पीड़िता है, जो उसके मायके वाले हैं, उनके एक रिश्तेदार जो ससुराल वाले हैं उनके घर के पास में ही रहा करते थे, तो वो अंतिम संस्कार के समय उपस्थित थे। तो उन्होंने जब गवाही दिया डिफेंस में, तो उनका ये कहना था कि हमने तत्काल पुलिस को फ़ोन इसलिए नहीं किया, हमने एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं करवाई क्योंकि इन लोगों ने हमें धमकी दिया था कि तुम ऐसा करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। जबकि उनके पास ऑप्शन था कि वो ऐसा करा सकते थे, लेकिन ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कोई धमकी से कोई डर जाएगा। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इन्होंने आपत्ति नहीं लिया होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने आपत्ति नहीं लिया होगा। तीसरा ये है कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 में जो बताया गया है कि जो बर्डन है कि अगर 7 साल से पहले डेथ होती है तो वो प्रिजम्पशन ये होगा कि यहाँ पे जो डेथ है वो डाउरी डेथ होगी, और जो ससुराल वाले हैं उन्होंने उनकी क्रुएल्टी की वजह से, उनके हरासमेंट की वजह से पीड़िता ने सुसाइड किया है। तो ये बर्डन तब आएगा आरोपी के खिलाफ जब पहले प्रोसिक्यूशन 304B के जो इंग्रेडिएंट है उसको फुलफिल करेगा। इस दौरान जब जजमेंट लिखा गया तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया गया, आप स्क्रीन पे देखिएगा। इस जजमेंट में ये बताया गया है कि 304B का एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है कि तत्काल पहले दहेज की मांग की गई और उसकी वजह से उस पीड़िता को उसको हरेस किया गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या अननेचुरल तरीके से उसकी डेथ होती है। तो वो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो मैच करना चाहिए, वो फुलफिल करना चाहिए, तब जाके 304B में कहा जा सकता है कि हाँ, ये जो मामला है 304B के अंतर्गत ये फिट है। तो इस प्रकार से इस केस के जो फैक्ट हैं वो उस केस में जो 304B का जो इंग्रेडिएंट है कि दहेज हत्या जो हुई है उसके तत्काल पहले दहेज की मांग की गई और उस मांग की वजह से हत्या हुई है या फिर अननेचुरल डेथ हुई है, ये साबित नहीं हो पा रहा है इस मामले में। ना तो किसी के बयान है, ना तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना तो ऐसा कोई एविडेंस है जिससे ये साबित हो कि ये फैक्ट भी इस मामले में उपस्थित था। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि 304B का अगर आपका मामला है तो अगर ये इंग्रेडिएंट मिसिंग है आपके मामले में तो आप इसको रेज कर सकते हैं, और इस आधार पे अगर आप निर्दोष हैं तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। धन्यवाद साथियों।